जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अमीशा पलवल से। मैं आज आपके सामने खुद का ही सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अ, मैं 2019 में काफ़ी बीमार थी। अ, मुझे सिंपली सिर्फ फीवर रहता था। फीवर 100 101 बस। और मेरी बॉडी इतनी हैबिचुअल हो गई थी कि मेरे को मेरा खुद का ही फीवर पता नहीं चलता था कि मुझे फीवर है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मेरी बॉडी ने मेरा साथ देना बिल्कुल छोड़ दिया था। मैं स्कूल जाती थी और मेरे को सिर्फ ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी मेरा मेरा साथ नहीं दे रही। मैं इतनी वीक हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ ऐसा दिखता था कि हाँ, है, बॉडी चल रही है बस। और एक दिन मैंने ऐसे ही टेम्परेचर चेक किया। मुझे लगा शायद मेरी बॉडी इसलिए इतनी वीक हो रही है, क्या पता मुझे फीवर ना हो। मैंने फीवर चेक किया, मुझे 100 फीवर था। और तब मुझे समझ आया कि इसलिए शायद मेरी बॉडी इतनी टूट रही है। और मैं इतनी ज़्यादा अंदर से वीक हो चुकी थी। मुझे सिर्फ मेरे को 100 फीवर एक हफ्ते तक रहा। तो मैंने ऐसे नॉर्मली चेकअप कराया, लाइक ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट, ये सब मेरे सिर्फ नॉर्मली टेस्ट हुए थे और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं डायग्नोस हुआ। और 2 हफ्ते बाद मेरा फिर से ही वो टेस्ट रिपीट हुए, ब्लड टेस्ट वगैरह। तो उस टेस्ट में मुझे टाइफाइड निकला, काफ़ी हाई लेवल का। और डॉक्टर्स ने बोला आपको इंजेक्शन देंगे हम, जिससे आप सही हो जाओगे और आपको टाइफाइड काफ़ी टाइम से था। मुझे 1 2 महीने से टाइफाइड था और मुझे खुद को ही नहीं पता था कि तब जाके मुझे कहीं ना कहीं समझ आया कि हाँ, मेरी बॉडी इसलिए शायद मेरा साथ ना दे रही थी, क्योंकि मैं अंदर से मुझे फीवर था। उसके बाद हुआ क्या, जैसे ही मुझे टाइफाइड निकला, मेरे को नॉर्मली इंजेक्शन्स मिले, डेली की दवाइयाँ हो गई थी। उन दवाइयों के बाद जैसे ही मुझे पता चला कि टाइफाइड इतना ज़्यादा तरीके से ख़राब हो गया था कि मुझे एडमिट किया था। एडमिट के एक हफ्ते बाद जब मैं घर आई तो 1 2 दिन तो फीवर जा चुका था। उसके बाद फीवर फिर आ गया और तब हमें समझ नहीं आया कि फिर से क्यों फीवर आया। फिर मेरे वापस से रूटीन चेकअप्स हुए। उन रूटीन चेकअप्स में ऐसा हुआ कि फिर से कुछ ना आए। फिर शायद लगा कहीं फिर से टाइफाइड का टेस्ट करवा लेते हैं, कहीं टाइफाइड वापस ना आ गया हो। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद मेरे काफ़ी टेस्ट हुए और उन टेस्ट में कुछ भी ना निकले। तो हम सब परेशान, मम्मी काफ़ी परेशान कि यार ऐसा भी क्या ही हो रहा है। और ऐसा ही चलता रहा, 1 1 महीना ऐसा ही सिर्फ चला। और उस टाइम मेरा वेट था 56 अराउंड था। ऐसा ही सिर्फ चला 6 महीने तक। मैं ऐसी इतनी बीमार रही। उसके बाद मुझे 6 महीने बाद हम एम्स गए। एम्स में जाके पता चला कि आपको टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है स्टमक का। स्टमक में सिर्फ एक यही चीज़ बताई थी कि आपको स्टमक में एक ट्यूमर सा है, उस ट्यूमर में आपको टीबी है और वो काफ़ी टाइम से है टीबी। और हमें ये बात पता नहीं थी, हमें लगा शायद क्या पता मेरे को वही प्रॉब्लम थी टाइफाइड की, लेकिन वो टाइफाइड था ही नहीं। मुझे एक्चुअल प्रॉब्लम मुझे टीबी ही थी। टीबी में जैसे गवर्नमेंट हमको सिंपली दवाई देती है, 6 महीने का कोर्स था वो। और मैंने वो कोर्स 3 महीने, लेकिन डॉक्टर ने हमको ये सजेस्ट किया था कि आपका जो भी फीवर है या आपको जो भी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में हो रही है ना, वो 3 महीने बाद ये दवाई असर करना चालू कर देगी। हमने थोड़ा वेट किया, मैंने भी थोड़े पेशेंस रखे कि हो जाऊंगी मैं ठीक। लेकिन 3 4 महीने बाद मेरी बॉडी उस ही दवाई का कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। हम जाके मेरा चेकअप होता था मेरा महीने में। मैं 4 महीने बाद वापस डॉक्टर के पास गई कि सर मुझे कुछ फ़र्क तो लग नहीं रहा, और ये भी ना हो कि सिर्फ 6 महीने की दवाई है और 4 महीने तो हो चुके हैं, कुछ बॉडी असर तो दिखाए इन दवाइयों का। तो असर तो दवाइयों का कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके बाद हुआ क्या, मुझे सिर्फ ये बताया डॉक्टर ने कि हो भी सकता है कि आपको जो अंदर बीमारी है वो काफ़ी ज़्यादा है। हर दवाई अपने आप को एडजस्ट करने में टाइम लेती है। मैं इतनी बात तो समझ चुकी थी। उसके बाद हुआ क्या, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए। डॉक्टर ने बोला कि हम आपके दवाई का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। 1 साल हो गया था, 1 साल मैंने दवाइयाँ खाई
और उन दवाइयों से वापस मेरा सिटी स्कैन हुआ स्टमक का, जहाँ से मुझे पता चला था कि मेरे पेट में एक गांठ टाइप है जिसमें टीबी है। वो गांठ पूरी रिकवर हो चुकी थी जहाँ तक वो दवाई अपना असर दिखा रही थी। 1 साल बाद वापस मेरा सिटी स्कैन हुआ, वो गांठ थी, वो गांठ दवाइयों की वजह से बिल्कुल डिसॉल्व हो गई थी, लेकिन बुखार तो वहीं का वहीं था। और मेरा उन 1 साल में मेरा वेट 56 से 30 पहुंच चुका था। मतलब मैं बिल्कुल हड्डी की तरह हो गई थी मेरी, क्योंकि जब बॉडी ही नहीं साथ दे रही थी तो वेट ऐसे ही डाउन हो रहा था। और टीबी में होता है कि वेट डाउन होता है, तो मैंने और मम्मी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया। सिर्फ हमें यही था यार टीबी है तो हो सकता है वेट इसी वजह से डाउन हो रहा हो। लेकिन फिर उसके बाद मेरे और टेस्ट हुए। डॉक्टर ने बोला आप इसे कहीं और दिखाओ, क्या पता और कोई प्रॉब्लम ना हो, अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो। मेरे ब्लड टेस्ट हुए। ब्लड टेस्ट जब हुआ उसमें भी काफ़ी वही चीज़ हुई। उसके बाद मैंने अपना यहीं नियर बाय पलवल में ही एक हॉस्पिटल है वहाँ पर दिखाया। वो एक्चुअली पेट के ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। उनको मैंने अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई, पूरी रिपोर्ट्स वगैरह रिव्यू करवाया एक बार। उन्होंने बोला अगर आपको ये प्रॉब्लम थी भी तो आपने उसमें कॉलोनस्कोपी करवानी थी। कॉलोनस्कोपी लाइक एक ऑपरेशन होता है कि आपका ओटी में ही होता है। मेरा 4 घंटे का वो ऑपरेशन था और मेरा वो हुआ था 40s हुआ था वो मेरा ऑपरेशन। ये हुआ था मेरा ऑपरेशन, एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद, लेकिन 2020 में ही हुआ था जब कोरोना टाइम चल रहा था। जब वो मेरा हुआ, टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में भी कुछ नहीं आया। और क्योंकि सारे लोगों ने यही रिकमेंड किया था कि आप ये टेस्ट करा के देखो, क्योंकि ये टेस्ट तब करवाते हैं जब आपके स्टमक में कैंसर डेवलप होने लग जाता है। ये लाइक कैंसर का ही टेस्ट था। और उसके साथ साथ कॉलोनस्कोपी के साथ साथ मेरा इसमें बायोप्सी भी था कि जो मेरी छोटी सी जो गिठान रह रही थी, क्या पता वो कैंसर ही ना था, टीबी ना, क्योंकि उन्होंने बोला था कि शायद बेटा ये टीबी ना हो, आपको क्या पता कैंसर ही हो। वो उसकी बायोप्सी हुई, उसकी रिपोर्ट्स आई 2 दिन के बाद। और तब तक मेरी बॉडी बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि लास्ट मोमेंट पे मैं जो भी पानी भी पीती थी वो मेरा पानी सिर्फ और सिर्फ वॉमिट आती थी मुझे। बस बॉडी कहीं ना कहीं, बॉडी ना खाना ले रही थी ना पानी ले रही थी। और मेरा वेट हो गया था 29-28 समथिंग हो गया था वेट। ऐसे हफ्ते में मेरा 5-5 किलो मेरा वेट ऐसे डाउन हो रहा था, लाइक जैसे कैंसर पेशेंट्स का होता है। कहीं ना कहीं हमको भी समझ आ गया था, क्या पता एक होता है ना कि समझ आ जाता है कि अंदर काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, अब अगर ये प्रॉब्लम आएगी भी तो हमने घबराना नहीं है। उसके बाद कोलोनस्कोपी की रिपोर्ट आई और उसके बाद उस रिपोर्ट में भी कुछ ना आए। हम जब डॉक्टर के पास गए, हमने बोला अब सर ये तो हमारा लास्ट ही ऑप्शन था कि अब हम शायद एक ही ये टेस्ट करवाएंगे कोलोनस्कोपी, क्या पता इसी से ही समझ आ जाए कि ये प्रॉब्लम है या नहीं है। तो डॉक्टर भी मेरा मतलब कि एक टेस्ट ही मेरा 5-5 6-6 बार रिपीट हो गया था। और फाइनेंशियली हम इतने डाउन हो चुके थे क्योंकि एक ही टेस्ट 50-50 60-60 हज़ार के लगभग लगता ही था। आपको भी पता है जहाँ पे भी हम प्राइवेट जाते हैं, भले गवर्नमेंट भी जाएं, पैसा तो लगता है। पैसा ख़त्म हो गया था और समझ भी ना आया कि प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर्स लाइक कैसे होते थे मेरी रिपोर्ट्स देख के कि आखिर हमारे पूरे मेडिकल फील्ड में ऐसा कोई भी केस नहीं आया जहाँ हमको ये समझना है कि आखिर इस बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, ना कैंसर, ना टीबी, ना टाइफाइड, छोटे सा छोटा इन्फेक्शन भी होता है, कुछ भी ना। एक समझ भी आना चाहिए ना कि आपकी रिपोर्ट में क्या प्रॉब्लम आपको निकल रही है। वो प्रॉब्लम भी नहीं निकली। उसके बाद मम्मी भी इतनी काफ़ी डिप्रेस्ड हो चुकी थी और मेरी बॉडी उस हालत में ही नहीं थी कि मैं कुछ सोच भी पाऊँ। मैं सिर्फ इतना हो गई थी और कहीं ना कहीं मेरे को अंदर समझ आ गया था कि मेरी शायद बीमारी ना डायग्नोस हो पाए। मेरी मम्मी भी कैंसर पेशेंट है। और एक्चुअली मेरी मदर भी कैंसर पेशेंट थी और सिर्फ हॉस्पिटल तक वही मेरे को लेके जाती थी धक्के खाने, बस। फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स को कोई फ़र्क नहीं था। होता ही है एक कि क्या पता माँ बेटी झूठ बोल रही हूँ कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि
रिपोर्ट्स में जब आपको सामने कुछ आएगा नहीं तो अगला वाला जब पूछेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम निकल रही है तो आप तो यही बोलोगे ना सच की, सर कुछ प्रॉब्लम तो निकल ही नहीं रही। तो बस ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद मम्मी की एक फ्रेंड है, मेरी मम्मा वर्किंग वुमेन है, टीचर है वो। उनकी एक वही है साथ में फ्रेंड टाइप है। उन्होंने बोला कि रश्मि मैम एक काम करो, आप अपनी, उन्होंने ऐसी अपनी मम्मी टीचर हालचाल पूछती रहती थी कि अमीशा की तबीयत कैसी है, तो मम्मी वही सब चीज़ें बताती थी कि कुछ डायग्नोज हो नहीं पा रहा, अब तो फ़िलहाल घर ही है, अब तो डॉक्टर्स ने यही बोला आप यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ। तो उसके बाद क्या हुआ, मैम ने बोला, उन मैम ने, कि आप एक बार इसको लक्ष्मण अंकल के घर लेके जाओ आंटी, वहाँ लक्ष्मण अंकल के घर में खुद गुरुजी विराजमान है, गुरुजी उनके साथ ही रहते हैं, लाइक वो गुरुजी का ही घर है। मम्मी को थोड़ा लगा कि ठीक है मैं वहाँ दिखा दूँगी एक बार, आप मुझे उनका नंबर दे दो। मम्मी आई घर, मम्मी ने मेरे से बात शेयर की, मैंने बोला मम्मी एक बार पूछ लो, क्या पता ये एक तरीके से संकेत ही हो कि क्या पता मेरा इलाज वहीं होना हो। मम्मी ने कॉल किया अंकल को, मम्मी ने ऐसी नॉर्मली ये सब चीज़ें बताई, मम्मी ने मेरा पूरी चीज़ बताई कि अंकल ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है मेरी बेटी को, आप बताओ अब क्या करना है। अंकल ने बोला कि मैं गुरुजी से पूछ के बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है और बाकी मैं आपको बाकी कॉल करता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, अंकल ने हमें कॉल किया, मम्मी को मतलब कॉल किया कि आंटी आपको अपनी बेटी के साथ आना है, आप आइए, आपको गुरुजी ने बुलाया है। तो मम्मी, मैं और एक मेरा ब्रदर है, हम तीनों वहाँ पहुँचे। हम पहुँचे वहाँ पे तो आ, अंकल थे वहाँ पे और गुरुजी भी थे। तो हुआ क्या, वहाँ पे मैं गई, अंकल ने मेरे से सारी प्रॉब्लम्स मेरी पूछी कि बेटा आपको प्रॉब्लम क्या है, आप पूरे बताओ, आप जो बोलोगे यहाँ बैठ के पास सुन रहे हैं। मैंने वहाँ अपनी पूरी प्रॉब्लम शेयर की और मैं इतनी डाउन थी कि मेरे से बोला भी नहीं जाता था उस वक्त। मम्मी ने बाकी मेरी पूरी प्रॉब्लम बताई कि अंकल ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। अंकल ने मेरा जस्ट एज लाइक हाथ पकड़ा और अंकल ने अंदर ही अंदर अंकल ने आंखें बंद की और अंकल ने जाप करना शुरू किया। अंकल ने बोला कि आप बेटा आंखें बंद करो और मंत्र जाप पढ़ो। मैंने वो सब किया। अंकल ने मेरे से बोला कि तेरे को कुछ महसूस हुआ? मैंने बोला नहीं अंकल, मुझे ऐसी तो कुछ फीलमेंट नहीं आई। तो अंकल ने मम्मी से बात की। अंकल ने बोला कि आपको मैं फिर एक बार कॉल करूँगा आंटी, आप तब आना। हम लोग चले गए और मैं इतनी उस टाइम, कहते हैं ना कि जब आप बीमार होते हो, काफ़ी फेडअप थी मैं और काफ़ी ज़्यादा ही फेडअप थी। मैं इतनी चिड़चिड़ी रहती थी कि मेरे को मतलब कि कहीं पे छोड़ दो। मैं गई, मेरे ब्रदर ने, मैंने मम्मी को गाड़ी में पीछे बैठ के बोला, जैसे हम वहाँ से बाहर आए, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी यहीं अंकल के पास ही क्यों गुरुजी बैठेंगे। मैंने लाइक जो जो मैंने चीज़ें बोली मैंने काफ़ी उल्टा उल्टा बोल दिया क्योंकि मैं थी बड़ी परेशान थी मैं। तो मैंने, मम्मी ने सुना, मम्मी ने बोला कि ऐसे नहीं बोलते बेटा, क्या पता सच में हो। तो हम घर पहुँचे, भाई ने भी थोड़ी सी इंक्वायरी कर ली थी कि अंकल कैसे हैं कैसे नहीं है, लेकिन अच्छे इंटेंशन में, कि कुछ बुरे इंटेंशन में हमने कभी कुछ किया ही नहीं था। हम घर पहुँचे, अंकल का उस दिन रात को कॉल आया कि और आंटी अमीशा कैसी है। तो मम्मा ने बोला कि अंकल अभी तो उसकी हालत ऐसी ही है। अंकल ने बोला कि आंटी आप एक काम करो, अपने बच्चों को बोल के विश्वास करें। उसके बाद क्या हुआ, अंकल ने कॉल किया, अंकल ने मेरा हालचाल पूछा। मम्मी ने बोला कि अंकल अभी तो वैसी हालत है, ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो मम्मी ने बोला कि अब अंकल बताओ क्या करना है। अब तो गुरुजी पे मैंने सब चीज़ छोड़ दी है क्योंकि अब तो मैं फाइनेंशियली भी इतनी वीक हो चुकी हूँ कि अब मैं कहीं कुछ करवा भी नहीं सकती, क्योंकि जहाँ जाओ डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही लिखता था। तो अंकल ने बोला कि पहले अपनी बेटी को बोलो कि विश्वास करे, तभी आगे कुछ हो पाएगा। तो अंकल ने वो पूरी स्टेटमेंट बता दी थी जो मैंने मम्मी से शेयर किया था गाड़ी में। मैंने जैसे बताया था कि मैंने अंकल के और इसी चीज़ के बारे में बोला था कि वहाँ पे ही क्यों, अंकल के पास ही क्यों गुरुजी बैठे हैं।
तो अंकल ने वही मेरी पूरी पूरी की पूरी लाइन मम्मा के सामने रख दी, और मैं उस टाइम साथ में बैठी हुई थी। मैंने वो लाइन सुनी और मैं इतनी शॉक हुई कि अंकल को ये बात कैसे पता यार। मैंने मम्मी से बात की थी तो मेरा दिमाग भी इतना, मैंने बच्चों वाली हरकत की। मैंने बोला अंकल ने पक्का पीछे कोई ना कोई गाड़ी लगा दी होगी किसी जासूस की, कि तभी अंकल के सामने अंकल को मेरी सारी बात पता है। अंकल को ये बात भी पता थी क्योंकि गुरुजी वो सब बात सुन रहे थे, और गुरुजी अंकल को वो सब बातें बता रहे थे कि इस लड़की ने अभी अभी वापस से ऐसा बोला है। नेक्स्ट डे फिर कॉल आया, अंकल ने बोला कि मैं तुम्हें तेरे बेटे ने भी इंक्वायरी की मेरे बारे में। पहले आंटी आप विश्वास करो, अपने बच्चों को बोलो कि वो विश्वास करें, तो ही गुरुजी ट्रीटमेंट कर पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा। तो मम्मी ने बोला नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे कोई भी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आप प्लीज़, मेरी सिर्फ एक बेटी ही है, मम्मी ने ऐसे ऐसे बोला। तो उसके बाद अंकल ने बोला ठीक है मैं आपको 2 दिन का और टाइम देता हूँ, थोड़ा अपने बॉडी को और थोड़ा अपने माइंड को बिल्कुल पक्का कर लो कि हमने ट्रीटमेंट करवाना है। उसके बाद जैसे ये 2 दिन बीते, उसके बाद अंकल का फिर कॉल आया। अंकल ने बोला कि आंटी आपके घर में सत्संग होना है, संडे को हम आपके घर में सत्संग करने आएंगे। मैं मतलब अंकल और उनकी वाइफ आंटी, वो लोग आए, और अंकल ने पहले ये चीज़ मेंशन कर दी थी कि उनको बुलाना जो विश्वास कर सके जो भी मैं वहाँ पे आके चीज़ें करूँगा। तो हमने ज़्यादा बुलाए नहीं थे, जस्ट घर के नॉर्मली लोग थे। तो उसके बाद क्या हुआ, अंकल आए, उसके नेक्स्ट डे आए, मेरे को अंकल ने बुलाया कि अब मेरे पास बैठ। मैंने अंकल को सॉरी बोला, पूरी चीज़ें क्लियर की, भाई ने भी सॉरी बोला। उसके बाद अंकल ने बोला बेटा अगर तुझे ठीक होना है ना तो तुझे अपने आप को पूरा ही सरेंडर करना पड़ेगा गुरुजी के पास, तो ही कुछ हो पाएगा। क्योंकि जहाँ कहते हैं ना कि जहाँ मेडिकल लाइन ख़त्म होती है वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। मैंने वो चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल बिठा ली थी कि हाँ मुझे विश्वास करना पड़ेगा, नहीं तो शायद मेरा जीवन ना बचे, क्योंकि मेरी हालत ही ऐसी हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, अंकल ने बोला कि उसके बाद अंकल ने सिर्फ ये चीज़ बोली सिंपली मुझे कि बेटा एक काम कर, अभी जैसे ही सत्संग मंत्र जाप होगा उसके बाद एक ना हमारे घर में दरबार बना हुआ है, तुझे वहाँ पे जाके लेटना है। अंकल ने 3 फूल मंगाए हुए थे रोज़, और अंकल ने बोला था कि अंकल ने मुझे वहाँ सिर्फ इतना बोला कि तुम बेटा वहाँ पे जाकर आप ना लेट जाना, आपको कुछ भी नहीं करना और सिर्फ मन मन में मंत्र जाप पढ़ना है। 2 घंटे मुझे वहीं रहना था, मतलब उसी पोजीशन में मुझे सिर्फ लेटना था, मेरा काम और कुछ भी नहीं था। अंकल ने क्षेत्र में पानी रखती है। अंकल ने 3 क्षेत्रों में पानी रख दिया था, और अंकल ने बोला था कि तेरे को बिल्कुल चुपचाप वहाँ पे लेटे रहना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गई, अंकल ने उस टाइम मुझे कॉल पर ये बात बता दी थी कि बेटा जिस टाइम फर्स्ट टाइम आप आए थे यहाँ पे अपनी मम्मी के साथ, उस टाइम ही मुझे गुरुजी ने बता दिया था कि तेरे को एक्यूट ल्यूकेमिया है, एक्यूट ल्यूकेमिया कैंसर है ब्लड में। तो मैं भी सुन के शौक, मम्मी भी सुन के शौक, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में बात तो आई गई थी कि काफ़ी बड़ी बीमारी है जो हाथ में नहीं आ रही। लेकिन उसके बाद अंकल ने मेरे को बोला था कि तेरे को 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करना है अंदर बैठ के, और तूने कुछ भी नहीं करना। और मेरी ऐसी बॉडी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मंत्र जाप कर सकूं। मैं सिर्फ जाके 2 घंटे वहाँ पे सो गई, मैंने वहाँ पे और कुछ भी नहीं किया। मैं बाहर आई, अंकल ने मुझे बोला, पूछा मुझसे कि तू कहाँ सोती है। तो मैंने अंकल को अपना रूम दिखाया, मैंने बोला अंकल मैं यहाँ सोती हूँ। अंकल ने जो 3 फूल थे अंकल ने वो 3 फूल एक मेरे सिर पे, एक मेरे बैक साइड पे और एक मेरे पैरों के बीच में, गद्दे के बीच में वो 3 फूल ऐसे ऐसे लगा दिए कि मैं जहाँ पे सोऊं तो वो उन डायरेक्शन में ही फूल रहे। उसके बाद क्या हुआ, अंकल ने बोला कि इस बेड पे कोई भी तीसरा नहीं बैठेगा, सिर्फ अमीशा के अलावा, मेरे अलावा उस बेड पे कोई भी नहीं बैठेगा। और मेरा ट्रीटमेंट का टाइम दे दिया गया था। अंकल ने बोल दिया था तेरे को 1 महीने में बिल्कुल फिट एंड फाइन कर देंगे, लेकिन तुझे विश्वास करना है, बिना विश्वास के जहाँ विश्वास तोड़ेगी
वहाँ पर आप ट्रीटमेंट छोड़ देंगे और तेरा बॉडी बिल्कुल भी साथ नहीं देगी बेटा, तेरा बिल्कुल भी जीवन नहीं है। और तुझे अगर चाहिए अपना गुड फ्यूचर चाहिए तो तुझे विश्वास तो देखो करना पड़ेगा। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चालू हो गया नेक्स्ट डे से। अंकल ने बिल्कुल बोला मत्था टेक कि तेरे को पा बिल्कुल सही कर दे। मैंने बिल्कुल मन से विश्वास से मैंने मत्था टेका। सब चीज़ों के लिए मैंने माफ़ी मांगी कि मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद नेक्स्ट डे से मेरा जहाँ ट्रीटमेंट चालू हुआ, ट्रीटमेंट नॉर्मल, मुझे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल घर का खाना खाना था। और जहाँ मैं खाना नहीं खा रही थी 1 हफ्ता, और वो खाना मुझे ऐसे खाना था, अंकल ने मुझे ये बताया था कि आपको 7 बजे जूस पीना है, 9 बजे आपने अपना ब्रेकफास्ट करना है, 1 बजे आपने अपना लंच करना है, और 8:30 बजे आपने अपना डिनर करना है। ना टाइम पहले होना चाहिए ना टाइम बाद में होना चाहिए। मैं जहाँ मेरा ट्रीटमेंट का फर्स्ट डे था, मैं सुबह उठी, मैंने वो जूस पिया। जूस मैंने पिया और मेरे को वो जूस पूरे 7 बजे मुझे वो जूस पूरा पीना था, ख़त्म करना था। मैंने वो जूस जैसे तैसे अपने अंदर डाला और जय गुरु जी बोला कि अब तो गुरु जी आपके हाथ में है जो है। मैंने ये जूस अपने अंदर डाल लिया, लेकिन मुझे पता है ये जूस टिकेगा नहीं, क्योंकि मैं जो चीज़ खाती थी वो मुझे वॉमिट होती थी। लेकिन उसी टाइम फर्स्ट डे क्या हुआ कि मैंने जैसे ही वो जूस पिया, वो जूस मेरे अंदर टिक गया। मैंने बोला जय गुरु जी, ये तो जूस अंदर टिक गया है। अब बस जैसे जैसे 1 महीना कैसे ना कैसे करके कट जाए। मैंने उस जूस के बाद 1 घंटे बाद मैंने पानी पिया था, लेकिन वो पानी नहीं टिका और वो जूस टिक गया। कितनी मतलब सरप्राइजिंग बात है। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को मम्मी ने 9 बजे वही दिया, ब्रेकफास्ट दिया, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद में। मैंने वो और मैं जो भी चीज़ खाती थी ना, वो चीज़ पहले भोग लगता था गुरु जी के आगे, उसके बाद ही मैं उसको खाती थी। उसके बाद मैंने वो खाया। मेरे को नॉर्मली अंकल ने ये बोला था कि तूने अपने थाली में उतना खाना लेना है जितना तू खा पाए। मैंने 1 रोटी मैंने चूज़ की कि मैं 1 आधी रोटी 1.5 रोटी में खा सकती हूँ, तो मैं जितना खाती थी मैं उतना भोग लगाती थी। और उस बीच मैंने 9 बजे जैसे मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में हाई प्रोटीन पनीर हो गया, और जो भी घर में चीज़ बन रही है सिर्फ नॉर्मली ट्रीटमेंट मेरा वही था। कुछ भी ऐसा नहीं था कि तुमने कोई ऐसा पाउडर खाना है या मैं तुम्हें अंकल मेरे को कोई पाउडर बना के दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। और उसके बाद एक दिन मेरा डिनर के बाद मैं सो गई। उसके बाद नेक्स्ट डे कॉल आया था अंकल का कि आपने अमीशा फिर से आना है एक बार। तो मम्मी तो देखो वर्किंग है, तो मैं अपने ब्रदर के साथ गई थी। मैं ब्रदर के साथ गई तो अंकल ने मुझे वहाँ पे पहले तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही सुना कि कैसा तेरे को अब कैसा तूने कैसा कैसा किया और तूने विश्वास रखना है। उसके बाद अंकल ने मुझे बोला था कि अपने घर से कॉल पे बताया था कि अपने घर से 3 बॉटल्स लानी है, एक वाइट, एक रेड और एक ब्लू। हम वो बॉटल्स लेके गए और हम वो बॉटल्स का पानी खुद अपने घर से ही लेके गए थे। ऐसा नहीं था कि हमने वहाँ पे जाके हमने वो बॉटल में पानी भरवाया हो। हम यहाँ से अपने पानी लेके गए। अंकल ने वहाँ पे गुरुजी के आगे वो तीनों बॉटल सिर्फ रख दी और अंकल ने वहाँ कुछ भी नहीं किया। अंकल ने अपना ध्यान लगाया। अंकल ने वो बॉटल पे मेरे को चिट्स लगा के दे दी थी कि तूने एक बॉटल ब्लू वाली है तो वो बॉटल तूने 12 से 2 ऐसे पीनी है, एक वाइट वाली वो तूने रात को पीनी है, एक सुबह वाली रेड वाली वो तूने सुबह सुबह पीनी है। मैंने और वो थोड़ा थोड़ा पानी पीना था, ऐसा नहीं कि गिलास भर भर के वो पानी पीना था। मैंने थोड़ा थोड़ा वो पानी पिया। मैंने पानी पिया, 1 दिन कटा, 2 दिन कटा, ट्रीटमेंट के जैसे मैं नॉर्मली खा रही थी अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर। मैंने वो पानी का भी बिल्कुल मैंने अपने मन से इतना अंदर मैं स्ट्रांग हो चुकी थी कि मैंने ना टाइम पहले देखना ना मैंने टाइम वो बाद में, जो चीज़ परफेक्ट टाइमिंग पे है मैंने वही चीज़ रखी। मैंने पानी भी जैसे मुझे पानी 7 से 8 के बीच में बोला हुआ था, तो मैंने वो पानी 7 बजे सुबह उठी और बिना ब्रश के आप गए, आपने अपने गुरुजी के दरबार में मैं गई, मैंने वो सबसे पहले वो मैंने जल प्रसाद पिया। उसके बाद मैं जैसे ही मैं आई, 2 दिन मेरे ट्रीटमेंट के ऐसे ही कट गए थे। उसके बाद क्या हुआ, अंकल ने वापस कॉल किया कि तबीयत कैसी है। मैंने बोला अंकल फ़िलहाल तो ऐसा कुछ ऐसा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन हो जाऊंगी मैं सही, मुझे विश्वास है गुरुजी पे। तो अंकल ने बोला ठीक है, तो अपना ट्रीटमेंट ऐसे ही रख जैसे मैंने बताया, 1 महीने बाद तो बिल्कुल सही होगी। उसके बाद क्या हुआ, पानी जैसी जल प्रसाद होता है ना कि फर्स्ट डे
उस जल प्रसाद का पानी, सुबह का जल प्रसाद का पानी था मीठा, और दोपहर का जो जल प्रसाद था वो था थोड़ा सा कौड़ा, और जो रात का जल प्रसाद था ना, और वो था थोड़ा सा नॉन टेस्ट। नेक्स्ट डे भी ऐसा ही था, मतलब कि वो जो घर का नॉर्मल पानी है, वो पानी का तीनों टाइम में वो पानी का टेस्ट ही चेंज। कोई विश्वास करे ना करे, मैंने वो पानी इनटेक किया है, मुझे पता है कि वो पानी का टेस्ट क्या होता था। और सीरियसली मैं वो पानी जब पीती थी ना, मुझे लगता था यार अंदर किसी ने कुछ पानी में मिला रखा है, जो पानी या तो मीठा है, नॉन टेस्ट है पानी। पानी अगर रहेगा, लाइक आप पानी पियोगे तो वो पानी का टेस्ट बदल तो नहीं सकता ना, भले आप वो वही पानी आप एक हफ्ते बाद पियो, पानी का तो टेस्ट वही रहेगा। पर मेरा पानी का टेस्ट नॉन टेस्ट रहता था। पानी का कभी मैं लगता था मैं नारियल पानी पी रही हूँ, ऐसा पानी का रहता था। ऐसे ही बिल्कुल मैंने मन से अपना ट्रीटमेंट फॉलो किया, और विद इन 15 से अंकल ने मुझे एक हफ्ता तो देखो बुलाया ही था। अंकल ने हाथ पकड़ने का, मुझे वाइब्रेशंस उसके बाद महसूस होने लग गई थी। अंकल जैसे मेरा हाथ पकड़ते थे, मुझे पूरी वाइब्रेशंस महसूस होती थी कि हाँ कुछ ना कुछ तो है। उसके बाद क्या हुआ, अंकल ने यही बोला कि बेटा बिल्कुल मन से तूने ट्रीटमेंट करना है, बिल्कुल भी जोर जपट बिल्कुल भी नहीं करना। तो मेरे से जितना खाया जाता था, जितना मुझसे होता था, नॉर्मल मेरा ट्रीटमेंट था, कुछ भी मेरा ऊपर का कुछ भी नहीं था। ऐसे ही 1 महीना कट गया जैसे तैसे, और मेरी बॉडी इतना वो हो चुकी थी कि वेट भी बढ़ने लग गया था, बुखार भी उतरने लग गया था। जहाँ मेरा इतना ट्रीटमेंट हुआ, इतने मेरे को डोजेस चढ़े, इतने मेरे टेस्ट हुए, बुखार टस से मस नहीं होता था। और जैसे ही मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ, अंकल मेरा रोज़ टेम्परेचर भी चेक करते थे। जब जब मैं उनके पास जाती थी, मेरा टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल 98 पहुंच गया था। और जहाँ मुझे 100 101 तो 2 साल से 1 साल से 1.5 साल से मेरा बुखार उतना ही रहता था। उसके बाद अंकल ने बोला, अंकल ने मुझे बाद में बताया कि बेटा तेरा सिर्फ और सिर्फ तेरी लाइफ मैक्सिमम 8 महीने की थी। उसके बाद अगर तेरे को यहाँ गुरुजी ने नहीं बुलाया होता ना, तो शायद उन्हें बचना भी नहीं था। वो कहते हैं ना कि जब माँ अरदास लगाती है तो भगवान बिल्कुल सुनते हैं। मेरी मम्मा ने इतना, मतलब कि गुरुजी से वो लड़ चुकी थी कि मुझे कैसे ना कैसे करके मुझे बताओ मेरे बच्चे को तकलीफ़ क्या है। तो उसके बाद अंकल ने मैंने अपना एक टेस्ट करवाया, मैंने अपना टेस्ट करवाया लुकेमिया का ही, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ने बोल दिया था लास्ट में, जब हम जाना बंद कर दिया था हमने हॉस्पिटल, हम गुरुजी के पास ही आ रहे थे, तब मुझे एक डॉक्टर ने बोला था कि बेटा आप अपना ये ब्लड का टेस्ट करवाओ। अगर इस ब्लड के टेस्ट से हमें कहीं ना कहीं हिंट मिल रही है कि आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, वो कैंसर ही था। हम गए, 1 महीने के बाद मैंने टेस्ट करवाया अपना लुकेमिया वाला ही, तो वो रिपोर्ट बिल्कुल निल, वो रिपोर्ट में कुछ आया ही नहीं। और मेरी बॉडी बिल्कुल इतनी सही हो चुकी थी, जहाँ मेरा वेट 28 हो गया था, 28 से 32 हो गया था, वहाँ मेरा वेट इतना इंक्रीज अप हो गया कि मैं बिल्कुल सही होने लग गई। जहाँ मेरी वॉमिट्स बिल्कुल अपने कंट्रोल में आ गई, बुखार रहता ही नहीं था, मैं मतलब बिल्कुल पहले वाली हमेशा हो गई थी। उसके बाद अंकल ने बोला था कि अब तू सही जहाँ तक होने लगी है बेटा, तेरा ट्रीटमेंट भी बंद कर देंगे। और बस मेरा ट्रीटमेंट, आज दिन तक मैं सिर्फ और सिर्फ वो जल प्रसाद पीती हूँ और मैं कुछ भी नहीं खाती। और फिर उसके बाद अंकल ने बोला कि अब तू आना, मम्मी के साथ आना, शुक्राना करने आना ज़रूर दरबार में। मैं गई, मैंने बहुत मन से शुक्राना किया कि थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे ठीक कर दिया। क्योंकि मुझे मेरा ठीक होना ही इतना बड़ा मिरेकल था कि जहाँ डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, QRG से लेके फोर्टिस एम्स तक, सब डॉक्टर्स ने बोल दिया था ये हमारे हाथ के बाहर है केस, हम नहीं बता सकते इसको क्या तकलीफ है। और वहीं ऐसे ही मिरेकल हुआ, मैं बिल्कुल ही ठीक हो गई। उसके बाद लास्ट सत्संग किया हमने, गुरुजी का लास्ट शुक्राना वाला सत्संग था, वहीं पे बस मैंने गुरुजी से शुक्राना किया, मम्मी ने भी शुक्राना किया। बस अब मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि जिनका भी ट्रीटमेंट अभी चल रहा है या जो भी अभी ट्रीटमेंट करवाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ वो विश्वास रखना, और विश्वास से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं होती। मैंने अपना एक्सपीरियंस, सीरियसली पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने यही किया है कि विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर शायद मैं उसके बाद भी, ट्रीटमेंट के बाद भी मैं यही कहती कि नहीं मैं नहीं हो सकती ठीक, नहीं वहाँ ही क्यों गुरुजी बैठे हैं, तो शायद मैं आपके सामने नहीं होती और ये वीडियो भी ना बना रही होती। अंकल का थैंक यू। और अंकल का सबसे बड़ा थैंक यू कि अंकल ने बहुत सपोर्ट किया, जो
अंकल थ्रू अंकल के प्रोसेस में ही हुआ। अंकल ने ही सब चीज़ बताई कि तुमने ऐसा करना, तुमने वैसे करना है। अंकल को भी काफ़ी लोग गलत समझते हैं, लेकिन अंकल की जो ड्यूटी है वही अंकल सिर्फ अपनी निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काफ़ी संगत वाले भी यही बोलते हैं कि, जहाँ तक मैंने भी अपने कानों में यही सुना है कि जहाँ तक सब यही बोलते हैं कि ठीक है हम देख लेंगे। वहाँ पे मेरे नज़रों के सामने जो ट्रीटमेंट करवा के जा चुके हैं, जिनकी बिल्कुल ज़िंदगी थी ही नहीं, वो करवा करवा के ट्रीटमेंट करवा करवा के अब वो लोग कहाँ है गुरुजी जानते हैं। उनको कोई मतलब ही नहीं है। अब बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।